नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की। इस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब से ट्रंप राष्ट्रपति का पद संभाला है, यानी व्हाइट हाउस में आए हैं, और अभी ऐसा हुए 40 दिन भी नहीं हुए हैं, इस बीच दुनिया की सारी सुर्खियां जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की होती हैं उसको उन्होंने बटोर रखा है, अपने ऊपर टिका रखा है। वो हर दिन एक ऐसी सनसनीखेज घोषणा करते हैं जिससे एक हलचल मचती है और दुनिया भर के लोग उसका मतलब समझने, उसका क्या असर होगा इसमें जुट जाते हैं। अब उन्होंने जो ताज़ा दांव चला है, या आप यह भी कह सकते हैं कि जो ताज़ा हमला किया है, उसके निशाने पर यूरोप है। उन्होंने यूरोप पर 25% आयात शुल्क, यूरोप से जो सामान अमेरिका आता है उस पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है और कहा है कि इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अब कनाडा और मेक्सिको, इस पर उन्होंने टैरिफ तो व्हाइट हाउस में आते आते लगाया था, लेकिन तब उन्होंने इसे, जब कनाडा और मेक्सिको की राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई तो इसको उन्होंने 1 महीने के लिए टाल दिया था। लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 4 मार्च से ये जो नए आयात शुल्क जो उन्होंने घोषित किया था 20% वहाँ से जो सामान आते हैं उसके ऊपर लगाने का, वो लागू हो जाएगा, प्रभाव अमल में आ जाएगा। बाकी वो सभी देशों के मामले में रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो देश जितना शुल्क लगाता है अमेरिका में भी उसके ऊपर उतना शुल्क लगेगा, इसकी घोषणा कर चुके हैं। चीन के ऊपर आरंभ में उन्होंने कहा था, चीन में तो पहले से ही चीन के ऊपर 2018 से ही अमेरिका में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दरों से शुल्क लगे हुए हैं। ट्रंप ने ही शुरू किया था अपने पहले कार्यकाल में, जिसे कि उनके बाद बने राष्ट्रपति जो बाइडन ने और आगे बढ़ाया। उसे और आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कहा था कि वो 10% एक्स्ट्रा लगाएंगे, जितना लगता था उस पर 10% और, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये 20% होगा और ये भी जल्द ही अमल में आ जाएगा। इन घोषणाओं ने यूरोप में खासी हलचल और घबराहट पैदा कर दी है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय जब यूरोप की अर्थव्यवस्था, एक भी देश यूरोप में ऐसा नहीं है जो इस समय गहरे आर्थिक संकट में न फंसा हो। यूरोप में वैसे भी जो ये नई नीतियां आई नौ उदारवाद की, नियोलिबरलिज्म की, तब से यूरोप की अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्टिव, जो उत्पादक कैपेसिटी थी वो घटती चली गई है। एक अपवाद जर्मनी था, जहां पिछले 3 साल से, जब से ये यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, जर्मनी ने अमेरिकी रणनीति के तहत रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए और उन प्रतिबंधों के तहत रूस से जो उसे सस्ती गैस मिलती थी उसे लेना रोक दिया। और उसके बाद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उनके उद्योग धंधों का बंद होने का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ा है। पिछले 2 साल से वहाँ की अर्थव्यवस्था मंदी में है। यही हाल फ्रांस का है, यही हाल लगभग सभी देशों का है, ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का अब सदस्य नहीं रहा ब्रेग्जिट के बाद से, लेकिन वो यूरोप का ही हिस्सा है और ये अर्थव्यवस्था उसकी भी गहरे संकट में है। इन सभी देशों को जो उम्मीद रही है अभी तक वो अमेरिकी बाजार से रही है, जहां खासकर जर्मनी का जो उत्पादन होता है, वहाँ की कारें हैं, उसका वो बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ वो चीज़ें जाती हैं। अब चूंकि उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और जाहिर है कि उसमें बहुत से अमेरिकी उपभोक्ता उनको खरीदने से बचना चाहेंगे, उसमें कटौती करेंगे।
नतीजा ये होगा कि यूरोप के ऊपर इसकी बहुत गहरी मार उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। अब यूरोप के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये जो मार उन पर पड़ी है इससे वो कैसे निपटें। अभी तक तो एक यूनिसम जिसे कहते हैं, मिलजुल कर अमेरिका और यूरोप चलते थे। अमेरिका की ये ओवरऑल स्ट्रेटजी रही कि रूस को कमज़ोर करना, उसके तहत यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियां पैदा की गईं। और चूँकि चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर गया है तो उसको नियंत्रित करना और इसके तहत चीन के से संबंधों को कम से कम जितना घटाया जा सके उतना घटाया जाए, यह उनकी नीति का हिस्सा रहा और इसे यूरोपीय देश आंख मूंद कर इसका पालन करते चले गए। उन्होंने इसकी वजह से रूस के तो वो दुश्मन ही हो गए और चीन के साथ भी उनका तनाव बढ़ गया। तो ये इस समय जो दुनिया में दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन और रूस, उसमें अमेरिका तो उनके साथ था ही, लेकिन चीन के साथ उनका संबंध काफ़ी इस दौरान सिकुड़ता चला गया। अब जो अमेरिका ने भी उनके ऊपर हमला बोल दिया है तो इस संकट से वो कैसे निकलेंगे। अब वहाँ पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो भी जवाबी शुल्क लगाएगा, ये तो अपेक्षित ही है। इस बीच ट्रंप का मूड भांपने के लिए यूरोपीय नेताओं का अमेरिका जाने का सिलसिला चला हुआ है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों गए, उस बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर वहाँ गए और इनकी यात्रा के पहले से ही ट्रंप इन्हें एक तरह से बहुत ही हिकारत की नज़र से देखते हुए, अपमान की नज़र से देखते हुए इनके बारे में उन्होंने कई टिप्पणियां की। जैसे कि जब इनकी यात्रा की घोषणा हुई तो एक पत्रकार ने पूछा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे क्या बातचीत होगी। तो ट्रंप ने कहा, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है क्या बात होगी। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि आप आ जाओ। और कल जब कीयर स्टारमर वहाँ पहुँचे, उनके साथ बातचीत थी। इस बीच और ब्रिटेन, चूँकि रूस के साथ ट्रंप ने शांति की पहल कर दी है, यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस की बहुत सी बातें मान ली हैं, इससे भी यूक्रेन में काफ़ी बेचैनी या ये यूरोप में काफ़ी बेचैनी फैली है। और उसमें ब्रिटेन ने एक पोस्चर लिया, उसने कहा कि वो अपनी सेना भेजेगा, वो उसकी यूक्रेन की मदद करना जारी रखेगा, यानी अमेरिका की जो नीति है उसके खिलाफ जाकर। तो ये सारी बातें ट्रंप के दिमाग में थी। जब दोनों नेताओं की वॉशिंगटन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर कीयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन की पीठ पर हमारा हाथ बना हुआ है, हम उसे मदद देना जारी रखेंगे, तो बड़े ही व्यंग और अपमान के भाव से डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि तो क्या आप यह मानते हैं कि आप अकेले रूस से लड़ लेंगे। और इस पर स्टारमर लड़खड़ा गए, वो जानते हैं कि वो नहीं लड़ सकते हैं। जब यूक्रेन युद्ध में रूस ने पूरे पश्चिम की साझा ताकत को हर व्यवहारिक रूप में हरा दिया, पराजित कर दिया है, और इस बात को ट्रंप स्वीकार करते रहे हैं खुलेआम सार्वजनिक रूप से। उन्होंने ये कहा है कि रूस से ये जो लड़ाई छेड़ी गई, ये उसमें सफलताएं नहीं मिली, और इसी सिलसिले में वो ये भी जिक्र कर चुके हैं कि रूस एक ऐसा देश है जिसने नेपोलियन को हराया था, जिसने हिटलर को हराया था। उनका संदेश ये था कि वो उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसी परिस्थिति में ब्रिटेन को भी इस बात का एहसास है कि वो अकेले तो रूस को नहीं हरा सकता है। तो ट्रंप के सामने स्टारमर लड़खड़ा गया। अब ये एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है सारी दुनिया में, जब एक तरफ जो पुराने समीकरण थे जिसके तहत दुनिया में एक कलेक्टिव वेस्ट, साझा पश्चिम की एक इकाई के रूप में खड़ा दिखता था, और वो मोटे तौर पर वो नीतियाँ वाशिंगटन में बनाई जाती थी, अमेरिका बनाता था, लेकिन उन पर मिलजुल कर वो अमल करते थे यूरोप। पिछले 70 यानी 80 साल से, जब से दूसरे विश्व युद्ध के बाद का ढांचा बना, यूरोप की भूमिका, सारे यूरोपीय देशों की भूमिका अमेरिका के पीछे पीछे चलने की रही है। अमेरिका जिधर जाएगा वो उधर जाते रहे हैं। अब जो जिसका वो पीछे चलते थे
उसी ने अगर उन्हें झटकना शुरू कर दिया है तो वो क्या करें, ये उनके सामने बहुत गंभीर संकट है। एक नई और इसी के साथ जुड़ी हुई जो परिस्थिति है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या नीति आगे चलकर होगी, इस बारे में अभी तक दुनिया कयास लगा रही है। एक तरफ उन्होंने रूस के साथ शांति की पहल की, यूक्रेन को झुकाया, यूक्रेन के जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं और उसके पास बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं, उनकी 50% मलकियत अमेरिका को सौंपने के लिए मजबूर किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समझौता करें। कल जेलेंस्की भी वाशिंगटन में थे इसी मकसद से, इसी समझौते के सिलसिले में। और वो रूस के साथ लगातार बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें यूरोप की कोई भूमिका नहीं है। रूस की तरफ से दो टूक कहा जा चुका है कि इस बातचीत में वो यूरोप की कोई भूमिका नहीं देखता है, और ट्रंप प्रशासन एक तरह से इस समझ में पूरी तरह रूस की समझ के साथ है। हम लोगों ने देखा कैसे रियाद, जो कि सऊदी अरब का में है, वहाँ पर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों की पहली बातचीत हुई, और अब दोनों देशों के प्रतिनिधि दूसरी बातचीत के लिए टर्की में इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। ये बातचीत आज या कल में संभावित है। तो एक तरफ तो वो बाकी किसी से कोई सलाह मशविरा किए, किसी को विश्वास में लिए अमेरिका ट्रंप काल में सीधे रूस के साथ संबंध जोड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस समय का दुनिया का टकराव है जो पश्चिम और चीन का, उसमें भी ट्रंप की क्या नीति है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यह तो जरूर है कि व्यापार के मामले में वो चीन को कोई राहत देने वाले नहीं हैं। उन्होंने व्यापार के मामले में चीन पर टैरिफ, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, वो 20% और टैरिफ लगाने जा रहे हैं। लेकिन टैरिफ लगाना तो ट्रंप की एक ओवरऑल पॉलिसी है, इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो 25% टैरिफ यूरोप पे भी लगा रहे हैं, भारत जैसे देश जिसे अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता रहा है, रणनीतिक सहयोगी कहता रहा है, उसके ऊपर भी वो लगातार टैरिफ लगाने की उन्होंने बात की है। और ये जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है उससे भारत भी प्रभावित होगा। तो फिर अगर उन्होंने चीन पर थोड़े और ज़्यादा टैरिफ लगा दिए तो इसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। तो फिर जो सवाल आ जाता है वो ताइवान का सवाल है। अब 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ये इस वचनबद्धता को दोहराता है आपके समय में कि अगर चीन ने सैनिक ताकत के इस्तेमाल से ताइवान का एकीकरण करने यानी अपने में मिलाने की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा और वो सैनिक दखल देगा। तो इस सवाल पर ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने इस सवाल को वो टाल गए। इससे जो अमेरिकन लिबरल खेमा है और फिर जो यूरोप है, वहाँ भी इस सवाल से बड़ी एक बेचैनी फैली है कि क्या ट्रंप ने जिस तरह यूक्रेन को एबेंडन किया, उसके प्रति जो पुराने प्रशासन के वादे थे उससे वो अलग हुए, उसी तरह ताइवान के मामले में जो अमेरिका की कई दशकों से वचनबद्धता रही है उससे भी वो अलग हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्या असर होगा अमेरिका के सभी एलाइज के ऊपर। तो ये कुल मिलाकर जो ट्रंप के क्या इवॉल्व हो रही, जो विकसित हो रही उनकी जो सोच है, जो समझ उसके बारे में जो विकसित हो रही है, उनकी क्या सोच है इसके बारे में अभी तो कोई ठोस समझ हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन एक समझ धीरे धीरे जो उनकी घोषणाओं से, उनके कदमों से साफ हो रही है, उसमें ये तमाम आशंकाएं उन सभी शक्तियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही हैं जो अब तक आंख मूंद कर ट्रंप अमेरिका के पीछे चलते रहे हैं, जो अमेरिका को एक लिबरल डेमोक्रेसी का गढ़ मानकर हालांकि ऐसा ये एक भ्रामक धारणा रही है,
लेकिन ये धारणा वही है, चूँकि अमेरिका ने अपने मीडिया और जो नैरेटिव कंट्रोल की उसकी ताकत है, उससे उसने ये धारणा बना रखी है। अब अमेरिका के भीतर भी जो ट्रम्पियन पॉलिटिक्स चल रही है जिस तरह से, और जिस तरह वो विपक्ष को नष्ट करने पर वहाँ बिल्कुल तैयार दिखते हैं। अभी अभी उन्होंने एक ताज़ा कदम उनके प्रशासन ने यह उठाया है कि जो जेफरी एप्स्टीन जो था, जो सेक्स रैकेट चलाता था और जिसके रैकेट में बड़े बड़े नाम आए थे, उससे संबंधित फाइलों को जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें कई डेमोक्रेट नेताओं के नाम, बिल क्लिंटन का भी नाम उसमें आने की आशंका है, क्योंकि बिल क्लिंटन ने खुद ही वीडियो जारी करके अपने पहले ही सफाई दे दी है। ये लोग भी उस रैकेट का पार्ट थे। अभी पहली किस्त जो जारी हुई है उसमें तो केवल ये जानकारी सामने आई है कि एप्स्टीन इस पूरे नेटवर्क को कैसे चलाता था, लेकिन आने वाले समय में जो लोग इसमें शामिल थे उनके नाम भी आएंगे। तो उन पर उससे जो एक माहौल डेमोक्रेट्स के खिलाफ बनेगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह बिल्कुल नई परिस्थिति है। इस परिस्थिति के लिए दुनिया के लिबरल्स, जो लिबरल लोग हैं, वो तैयार नहीं थे। ये यूरोप तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था, और उसका परिणाम है कि आज एक भारी बेचैनी इन सभी खेमों में, इन सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। तो आज बस इतना ही। अभी ये जो ट्रम्पियन पॉलिटिक्स चल रही है, जो उनकी घोषणाएं हो रही हैं, जो उनकी विदेश नीति जाहिर हो रही है, इन सब के बारे में जो भी अपडेट होगा हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आज आप सबको नमस्कार।